हेलो बच्चों, विज्ञान पीढ़ी में आप सभी का स्वागत है। मैं आज देखिए मैं बताया था आज जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो सेकेंड लेक्चर है सॉल्यूशन चैप्टर का। ठीक है ना, जो मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ सॉल्यूशन जो है ये सॉल्यूशन चैप्टर का केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, वो सॉल्यूशन का ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट वाले मैंने लेक्चर बताया था क्या, उसमें मैंने बताया था कंसंट्रेशन टर्म्स, पीपीएम, पीपीबी, वेट बाय वेट परसेंट, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स थे सारे के सारी चीजें हमने वहां पर डिस्कशन की थी। ठीक है, क्वेश्चन के टर्मिनोलॉजी के बेसिस पर मैं आपको इसके बाद लगभग 50 से 60 क्वेश्चन में कराऊंगा आपको पूरे सोल्यूशन का जो बेस्ट होगा क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा। ये रिवीजन के तौर पर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बात हमारी समझ में आ रही है? तो जो लेक्चर नंबर 3 आएगा वो आपके आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी से हैं, जो आपके नीट एग्जाम्स के लिए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए हैं, जो आपके जेईई मेंस के लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों जो आज क्लास होने वाला है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का होने वाला है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आइए चलते हैं हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 सॉल्यूशन चैप्टर का, उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? देखिए कहा जाता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज है, किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज है ना, वो प्रॉपर्टीज है जो डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन, ठीक है क्या, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं उसकी संख्या पर जो डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर जो डिपेंड करता है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड्स ऑन किस पर डिपेंड्स नहीं करेगा, डिपेंड्स ऑन नेचर, मतलब ये नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करेगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है, मैंने आपको पीछे वीडियो बनाया भी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयंस के। जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होते हैं उतना ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल होते हैं, उतना ज्यादा क्या होता है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल होते हैं उतना ज्यादा क्या होता है, आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट होते हैं, उतना ज्यादा क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। मतलब मेरे को यह समझ में आ रहा है कि मान लीजिए कोई बर्तन दिया गया है ना, इस बर्तन में ये बर्तन नंबर ए है, फिर यहां पर दिया गया कोई बर्तन, ये बर्तन नंबर बी है, वेसल बी है, और यहां पर कोई वेसल दिया गया है, ये सी है, मान लीजिए ऐसा दिया गया है, सी है। और ये मैं पूछूं कि इन तीनों बर्तनों में मान लीजिए इसमें घुला है NaCl, इसमें घुला है MgCl2 और इसमें घुला है AlCl3, और तीनों में ये पूछो कि सबसे ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी होगी। तो अभी मैंने बताया किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज, ठीक ना, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल पर। इसका मतलब इसके अंदर जितने आयंस होंगे उतना ज्यादा उस सॉल्यूशन की क्या होगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी। समझ रहे आप हमारी बात को? तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा सबसे ज्यादा किसमें है, तो आप देख रहे होंगे इसमें जो नंबर ऑफ आयंस देखने को मिल रहे हैं वो 2 हैं, Na+Cl-। इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल देखने को मिल रहे हैं वो Mg पर 2+, इसको जब तोड़ेंगे आप तो Mg पर 2+ आएगा प्लस 2Cl पर माइनस आएगा, तो 2 1 3 हो गया। इसमें जो नंबर ऑफ आयंस आएंगे वो 3 आएंगे। इसमें जो नंबर ऑफ आयंस आएगा वो Al है, Al पर 3+ प्लस 3Cl पर माइनस, ठीक है ना। तो इसमें जो आयंस आने वाले हैं वो कितने आएंगे बेटा बाबू, 3 1 4, ये 4 आएंगे। और अभी तो मैंने बोला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस। जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे किसी भी सॉल्यूशन के अंदर उतना ज्यादा उसकी क्या होगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी। तो मेरे को समझ में यह आ रहा है कि सी वाला की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, सबसे ज्यादा, मतलब सी सबसे ज्यादा, फिर देन बी, उसके बाद देन ए। ये आपका ऑर्डर आता है, ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वो अपने आयनों में डिसोसिएट जल्दी नहीं होते।
तो अगर ऑर्गेनिक से यूरिया दिया हो, ग्लूकोज दिया गया हो, तो कभी भी उसको अपने आंसर में मत तोड़िएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं बताएंगे हम लोग, समझ में आया मेरी बात? ऐसे देता है। अगर मान लीजिए कभी एक बार नीट में आया था कि K4FeCN6 है, पोटेशियम फेरोसाइनेट, देखिएगा अब इसको तोड़ा जाए तो ये कितना आयंस होगा? मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ये आयोनाइजेशन स्फीयर होता है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, बड़ा वाला ब्रैकेट। तो ये जो आयन है, ये जो नंबर लगे हैं आयोनाइजेशन स्फीयर में, वो उसको ले लीजिएगा 4 और एक टोटल इसको मान लीजिएगा 5। मतलब जब इसको तोड़ोगे आप तो ये ऐसे ही टूटता है, 4K प्लस हो जाएगा FeCN पर 6 पर 4 माइनस, तो भैया मोल 1 है और एक 4 एक 5 हो गया। समझना आप हमारी बात को? तो मेरे कहने का मतलब बाबू ये है कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस किसी भी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जितना ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल के मोल होते हैं, उतना ही ज्यादा क्या होगा? उसके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी। ये तुमको समझ में आ गया? अब एक बार नोट कर लीजिए, ठीक ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सभी को मैं बता दूं, नीट एग्जाम आपके लिए बहुत बेहतर है, ठीक ना। डॉक्टर बनने के अगर सपने हैं तो उसको पूरा करिए, क्योंकि इससे बड़ा आपकी लाइफ के लिए कोई अचीवमेंट नहीं हो सकता है। और देखो बाबू, वही समझ सकता है आपके सिचुएशंस को, ठीक ना, जो इस कंडीशन से गुजरा हुआ है। तो प्लीज किसी की बातों में मत आइए, अपने डायरेक्शन को मेंटेन रख के रखिए, अपनी चीजों को करते रहिए, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है हमारी? दूसरी बात, किसी की बातों पर ये नहीं हो पाएगा, ऐसा पेपर आता है, कुछ नहीं होता, पहले साल में सेलेक्ट हो सकते हो आप, ठीक ना। मैं एक बात बता रहा हूं, एनसीईआरटी को फॉलो करो, एनसीईआरटी से अधिक एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता है। तो प्लीज एनसीईआरटी को ज्यादा फोकस करिएगा, कहीं बाहर फालतू ध्यान देने की जरूरत मुझे नहीं लग रहा कि आपको है। तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, अच्छे तरीके से स्टडी करते रहना है। ये थ्योरी में पढ़ा रहा हूं लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के फॉर्म में, जब ये पूरा पढ़ा दूंगा उसके बाद सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें चलेंगी, इसके क्वेश्चन पूरे चलेंगे, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना, अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक ना। सपनों को साकार करने के लिए जी जान लगा दो बाबू, ठीक ना, क्योंकि एक बार जब डॉक्टर बन जाओगे, एक बार जब आपके सपने पूरे हो जाएंगे ना, तो सारा पूरा जो माइंड जो भरा हुआ है नेगेटिव थिंकिंग से, वो पूरा कंप्लीटली वो खत्म हो जाएगा। तो प्लीज इस चीज को ध्यान दीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। बात हमारी समझ में आ रही है? आगे बढ़ता हूं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को जो है बाबू ध्यान दीजिएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को 4 तरीके से बताया गया है, ठीक ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को 4 तरीके से बताया गया है, 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक ना। 4 टाइप्स है प्रॉपर्टीज के, 4 टाइप्स। अब कहेंगे सर कौन कौन से हैं? तो पहला मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो 4 टाइप्स में पढ़ाने जा रहा हूं आपको, वो है क्या? तो वो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा चुका हूं, पीछे आप जाकर के वीडियो देख सकते हो। फिर से ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस पढ़ाने की मुझे जरूरत नहीं है। तो पहला मैं आपको बता चुका हूं ऑस्मोसिस, ठीक ना, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। दूसरा जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, दूसरा वो मैं पढ़ाने जा रहा हूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक ना, बॉइलिंग पॉइंट, ये हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तीसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? तीसरा जो पढ़ेंगे हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी। और चौथा जो हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये चीजें हम लोग पढ़ने जाएंगे। तो मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं, वीडियो में आप ध्यान दे दीजिएगा। दूसरा जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। मैंने लिखा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान देना एक बात बाबू, ध्यान दीजिएगा। एलिवेट का मतलब होता है इंक्रीज करना, एलिवेट का मतलब होता है बढ़ना। यहां पर एलिवेट का मतलब होगा इंक्रीज करना। अब इंक्रीज किसमें? बॉइलिंग पॉइंट में। किसमें इंक्रीज होगा? बॉइलिंग पॉइंट में। अब बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं कैसे होगा, ठीक है।
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी से, ठीक है। और डेल्टा टीबी का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब टी एफ फाइनल माइनस टी इनिशियल। बात समझ में आया? जहां पर डेल्टा वर्ड लगता है उसका मतलब होता है चेंज, और चेंज का मतलब होता है क्या? फाइनल में से इनिशियल को घटा दीजिए, फाइनल माइनस क्या हो जाएगा? इनिशियल, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिएगा तो आपकी बातें समझ में आ जाएंगी। अब हमारी बात को समझना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है क्या। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कोई आपको बर्तन दिया गया है, वेसल दिया गया है, ध्यान दीजिए, ठीक है, और एक और बर्तन, चाहे एक बर्तन है, वेसल है। अब मैंने क्या किया, इसमें डाल दिया कोई नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी बताऊंगा, बहुत इजी। इसके अंदर पानी पहले से है, वाटर है, सॉल्वेंट भरा हुआ है, सॉल्वेंट ये प्योर फॉर्म में है। अब हमने क्या किया, इस प्योर वाटर में नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया, बुलाया। आप जानते हो, आप कभी अपने घर पर एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे कि अगर प्योर वाटर हो, चाहे जब हम लोग घर पर बनाते हैं तो प्योर वाटर जो होता है, अगर उसको हम गर्म करते हैं तो अगर वो बॉयल करना, मतलब बॉयल करना शुरू कर दिया, जल्दी से बॉयल हो रहा है वो, और उठाए चीनी उठा के डाल दिए। चीनी जब डालते हैं हम तो क्या देखते हैं कि जो बॉयल हो रहा था वाटर, वो क्या किया, अब वो बॉयल करना बंद कर दिया, कुछ देर बाद बॉयल करना शुरू होता है। उसी के टाइम में इंक्रीमेंट कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई, अब वो ज्यादा टेम्परेचर, और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए उसको, समझ में आया मेरी बात? बॉयल होने के लिए जब आपने चीनी डाला है, तब प्योर पानी में, प्योर वाटर में जब चीनी बाहर से डाला है तो बॉयल करना बंद कर दिया, वो कुछ देर बाद बॉयल करना शुरू होता है। उसी टाइम के इंक्रीमेंट को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। समझ में आया मेरी बात? तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कब हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी कब हुआ है? ये तब हुआ है जब हमने किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट आया है। इसे बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमारी बात को समझिएगा। और मैं ये बताना चाहता हूं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तब हुआ है डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ध्यान दीजिएगा बाबू, ये मोलैलिटी है। ये मोलैलिटी क्या मतलब क्या है? देखिएगा, मैं बोल रहा हूं व्हेन अ नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट आर एडेड इन प्योर सॉल्वेंट, देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक ना। जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को ऐड किया जाता है तो उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो इंक्रीज करने लगती है। इसी बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीमेंट कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपको मैं बता दूं, ध्यान दीजिएगा कि आपने क्या किया है, प्योर सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूट ऐड किया है। तो जब हमने, आपको याद होगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मतलब प्योर वाटर में सॉल्यूट का प्रेजेंट होना मोलैलिटी को डिफाइन करता है। मोलैलिटी को, मतलब मैं ये बोल रहा हूं, जितना ज्यादा आपने प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड किया, उसकी बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का उतना ज्यादा बढ़ गई। मतलब डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मोलैलिटी। मतलब डेल्टा टीबी इक्वल टू, अब देखिए बाबू, इसको डायरेक्टली हटाएंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, के बी इंटू क्या हो जाएगा, एम। ध्यान दीजिएगा, इंटू क्या हो जाएगा, एम। अब के बी क्या है, बहुत लोग कहते हैं केबी को इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट या एलिवेशन कांस्टेंट, तो इसे हम लोग बोलते हैं इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसको एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट या एलिवेशन कांस्टेंट। समझ में आया मेरी बात? तो ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि क्या होता है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को ऐड करते हैं प्योर सॉल्वेंट में, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। उसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये समझना है आपको, ध्यान देना। नेक्स्ट आता है कि मैंने कहा कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। और आपने पढ़ा है क्या,
मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर मैं इसको सॉल्व करूं और तरीके से तो n बराबर लिख सकता हूं मैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। बोलिए वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, क्योंकि मोल को हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से डिनोट करते हैं। अब बात समझ में यह आ रही है कि अगर इसकी वैल्यू उठा के मैं यहां रखूं तो मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर मैं किलोग्राम में ना लिख करके और ग्राम में लिखूं, पर केजी लिखूं, तो मोलरिटी का फार्मूला आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और पर केजी है मतलब डिवाइडेड बाय 1000, तो यहां पर हो जाएगा आपका 1000, ऊपर चला जाएगा। तो फार्मूला क्या बन गया मोलरिटी का, W इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ये क्या है बाबू, वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं, ठीक ना। ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का ये मॉलिक्यूलर वेट है, समझ रहे आप हमारी बात को। तो मैंने अगर इसको उठा करके यहां रखना है तो फार्मूला डेल्टा टीबी इक्वल टू हो जाएगा केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइडेड बाय हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ये फार्मूला आपका बन के आता है। और बाबू ध्यान दे दो, ये फार्मूला अगर देखो नीट में इससे क्वेश्चन आने के तो चांसेस कम होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ये कैलकुलेशन हो जाता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम वालों के लिए यहां से क्वेश्चन 100% आता है, ठीक ना। यहां से क्वेश्चन आएगा या तो दे देगा आपके क्या बोलता है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट वाले पार्ट से, तो ऐसे क्वेश्चन बनने को देखने को मिलता है। सेम कंडीशन जस्ट इसी तरीके का है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। मैं क्या कर रहा हूं इसके बाद जो है बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। फार्मूला क्या बन के आता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन क्या हो जाएगा ग्राम, ठीक ना। तो ये बात दिमाग में रखेंगे। अब रही बात की डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे डिनोट करना है, ये चीजें हम आपको समझाने जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है जो तीसरा है, वो आपका आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में मैं आपको डिप्रेशन बता रहा हूं, कमी बता रहा हूं, ये चीज कैसे बताते हैं। सेम कंडीशन है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, ठीक है, ठीक, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। ये अब देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान समझिए। अगर मान लीजिए देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिनोट करते हैं डेल्टा टीएफ से। किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा टीएफ। यहां पर भी डेल्टा लगा है, मतलब इसका क्या हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा। बात हमारी समझ में आ रही है, फाइनल माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल। अब मेरी बात को समझना है कि अगर मान लीजिए कोई बर्तन दिया गया है, सेम वही कहानी है। इस बर्तन में हमने प्योर सॉल्वेंट रखा है, इसके अंदर प्योर सॉल्वेंट है। अब प्योर सॉल्वेंट में मैंने क्या किया, फिर वही कहानी, ठीक ना, नॉन वोलेटाइल ठीक ना एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को ऐड किया है, सॉल्यूट को ऐड किया है। फिर क्या हुआ है बताइए, तो एडिशन की है तो क्या होगा। आप जानते हो कि घर पर आप ऐसा कर सकते हो कि आप दो जो है ऐसे छोटे बड़े पॉट में वो लेना, पानी लेना, एक प्योर वाटर को आप क्या करिएगा डीप फ्रीज में रख दीजिएगा, और एक में चीनी और दूध मिला के डालिएगा पानी में। आप सेम टाइम पर निकालिएगा, देखेंगे आप ये जो प्योर वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन जिसमें आपने दूध को डाला है, जिसमें आपने चीनी को डाला है, ठीक ना, वो थोड़ा सा अभी आपको मतलब क्रिस्टल फॉर्म में दिखेगा, थोड़ा सा आपको उतना सॉलिड नहीं मिलेगा जितना आपको प्योर सॉल्वेंट मिल रहा था। इसके मतलब क्या समझ में आया, आपको थोड़ा सा और टाइम देना पड़ेगा उसको, ठीक ना। तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुई, कम हो गई। बात समझ में आया, कब, जब प्योर सॉल्वेंट में प्योर वाटर में मैंने ऐड किया है नॉन वोलेटाइल मतलब सॉल्यूट को, जैसे सुक्रोज को मैंने डाला है, ठीक ना, दूध को मैंने डाला है, ठीक ना। ये डिप्रेशन, इसी जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जो फ्रीजिंग करने की जो टेंडेंसी है उसमें क्या हुई, कमी हुई। इसी कंडीशन को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक ना, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से नॉन वोलेटाइल जब या नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट जब ऐड किया जाता है तो उससे ज्यादा होता है। मतलब प्योर वाले का क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा देन सॉल्यूशन वाले से। तो बाद में क्या हुआ,
जब प्योर सॉल्वेंट लिया मैंने, उसमें जब नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को ऐड किया तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गई, घट गई। इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसा कब हुआ था, जब डेल्टा टीएफ में हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाएगा मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डाला था, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम में, मोलैलिटी वही डिफाइन करती है। बात हमारी समझ में आ रही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा डेल्टा टीएफ इक्वल टू, ठीक ना, के एफ इंटू एम। समझ आया। इसको और सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू हो जाएगा, टीएफ इक्वल टू हो जाएगा के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। बात हमारी समझ, सेम वही फार्मूला जो पीछे मैंने बताया आपको, मोलैलिटी वाले को सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा ये चीज। समझ आया मेरी बात। तो ये होता है क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आता है जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सबसे बड़ी बात यही है, ठीक ना, थोड़ा सा ध्यान देना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, मेरी बात ध्यान से आपको समझना है। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या बोलता है, थोड़ा सा इसको बात करते हैं। चौथा, ठीक ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक ना, ध्यान दीजिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ठीक ना, भेज दीजिए उसको भेज दीजिए। ठीक, बैठिए। ठीक है, ठीक, ओके। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को ध्यान समझना है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है, ठीक है, कैसे इसको जो हम बता करेंगे। अब हमारी बात को समझना है आपको। रिलेटिव का मतलब, जैसे मैंने दो बर्तन लिया है, फिर से दो बर्तन को मैंने लिया है, ध्यान दीजिएगा, बर्तन नंबर 1 और बर्तन नंबर 2, ठीक ना। तो मेरी बात ध्यान समझना आपको कैसे करना है। देखिएगा, यहां पर दिया गया है ए और यहां पर दिया गया दूसरा, ये ए है और ये बी है। बात हमारी समझ में आनी चाहिए आपको। क्या देखिएगा, हमने क्या किया है, इसमें प्योर सॉल्वेंट रखा है और इसमें सॉल्वेंट तो प्योर है, ये ओनली प्योर सॉल्वेंट है, ठीक ना, प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट मैंने इसमें रखा है। अब मैंने क्या किया, इसमें हमने सॉल्यूट को ऐड कर दिया है। जब सॉल्यूट ऐड किया है तो ये बन गया सॉल्यूशन। भाई प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करना बन गया सॉल्यूशन। अब ये मैं बोल रहा हूं, अगर इसका वेपर प्रेशर मैं मान लूं P0, ठीक ना, और इसका वेपर प्रेशर मैं मान लूं PS। समझ रहे हैं आप। वेपर प्रेशर होता क्या है कि मान लीजिए कोई बर्तन है, इसमें सॉल्वेंट है, ठीक है, मैंने इसको टेम्परेचर दिया नीचे से, इसके जो ऊपर मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, लेयर पाया जा रहा है, वो वेपराइज हो रहा है, ऐसे वेपराइज हो रहा है। तो जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वही वेपराइज होते हैं। तो वेपर क्या लगाता है, इस अपर सरफेस पर क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, फोर्स लगाता है, क्या करने के लिए, वेपराइज होने के लिए। तुम भी बाहर आओ, एनर्जी देगा वो। तो क्या होगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। बात हमारी समझ में आ रही है कि जो वेपर के द्वारा प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है अपर सरफेस पर लिक्विड के, वही क्या होता है, वो फिर वेपराइज होंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। तो यानी कि जो वेपर प्रेशर होता है प्योर सॉल्वेंट का, वो ज्यादा होता है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक ना बाबू, ध्यान देना, P0 इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा क्यों, अभी मैं बताया, इसलिए क्योंकि जब सॉल्यूशन में आप ज्यादा सॉल्यूट ऐड करोगे, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को जब आप ऐड करते हो तो वेपर प्रेशर में क्या होने लगता है, कमी होने लगता है। और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर वो जल्दी, देखो प्योर सॉल्वेंट जल्दी वेपराइज होगा, ठीक ना, समझ आया मेरी बात। तो इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखना है आपको। अब अगर इनमें मैं बात करूं, दोनों में अगर मैं अंतर पूछूं, क्या मैं पूछ रहा हूं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, तब क्या बताओगे आप, बताओगे P0 माइनस PS। मतलब P0 का मतलब मैंने बोला वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा सॉल्यूशन से, डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू द, क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ध्यान देना बाबू, अब ये देखिएगा, ये ध्यान देना है आपको। P0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ध्यान देना है। तो मैं अगर बात करूं तो इन दोनों को मिला के बोल सकते हैं क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक ना। कई बार क्वेश्चन ये आता है। अच्छा, दूसरी बात, XB कैसे निकालेंगे, तो XB बराबर होता है मोल फ्रैक्शन NB अपॉन NB प्लस Na। अब NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट के मोल्स हैं। अच्छा, Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मोल हैं। समझ में आ गया मेरी बात। अगर मेरी बात ध्यान समझना है क्या, तो अगर मान लीजिए आपको
बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन दिया गया हो, बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन दिया गया है, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन दिया गया है, फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन, अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन आपको दिया गया है तो याद रखिएगा जो n की वैल्यू होती है, n की जो वैल्यू होती है, n की वैल्यू वो क्या होगा, लेस देन क्या हो जाएगा, n की वैल्यू जो होगी नीचे वाला सोल्यूशन में, n की वैल्यू मतलब सोल्यूशन में ये वाला पार्ट, ये n की जो वैल्यू होगी लेस देन n हो जाएगा। मतलब कि जो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, मतलब क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन अपॉन कैपिटल एन। समझ आ गया, ठीक ना। तो यही चीज मैं आपको लिखा हूं, कह रहा हूं ये कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब रिलेट कर रहा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब ये बोल रहा है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में किसकी वेपर प्रेशर ज्यादा है, वही बोलता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है देन सॉल्यूशन वाले से, ठीक ना। अब इन्हीं का फार्मूला जब लगाओगे तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट आता है इंटू एक्सबी, एक्सबी को बोल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो n की जो वैल्यू होगी नीचे वाला सॉल्यूशन में वो नेग्लेक्ट कर लेंगे, ठीक ना। तो फार्मूला क्या बन के आएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन अपॉन एन, ठीक ना। तो ये n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और ये जो n है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है, सॉल्वेंट है। तो ये बात दिमाग में रखना है, बात हमारी समझ में आ रही है। वेपर प्रेशर जो प्योर सॉल्वेंट का होता है वो ज्यादा होता है। दूसरी बात, ये जो पूरी जो चीजें पढ़े हो आप, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़े हो, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़े हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़े हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़े हो, चारों जो चीजें आपने पढ़ा है वो किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस पर, क्योंकि कोलिगेटिव सारों की सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतना ज्यादा उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक ना। अब आते हम लोग राउल्ट्स लॉ, ठीक ना। तो कल के लेक्चर में राउल्ट्स लॉ और उसके बाद आपके वांट ऑफ फैक्टर और क्वेश्चंस, मतलब नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक ना, आपको उसके 7 क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ठीक ना। और आप अपने कॉपी को एक बार क्या करिएगा, एनसीईआरटी पूरा पढ़ लीजिए प्लीज, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं पूरा एनसीईआरटी पढ़ो, पूरा वीडियो देखो आप। उसके बाद जो मैं कल क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, मैं वादा करता हूं इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके नीट में और इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में नहीं आएंगे, 100% गारंटी देता हूं। एकदम याद रखिएगा, इसको ध्यान देना है। बाबू समझ में आ रही है मेरी बात। चलो तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।